हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉर्बिक एकेडमी। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन, उसका थर्ड पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में आप सॉल्यूशन के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हमको पढ़ना है सॉल्युबिलिटी के बारे में। ये एक नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि सर सॉल्युबिलिटी होता क्या है। सोल्युबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल के हैं, जहां पर कुछ भी अपन अमाउंट फिक्स ले सकते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर, आपने एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का अमाउंट ले लिया और इसके अंदर आप कितना अमाउंट का सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, उसकी कितनी एबिलिटी है, उसकी कितनी कैपेबिलिटी है उस सोल्यूट को वहां पर डिसॉल्व करने की। तो यहां पर हम ये जानते हैं कि सोल्यूट के पार्टिकल जो होते हैं वो इंटर पार्टिकल स्पेस ऑफ द सॉल्वेंट के बीच में इस प्रकार से फिक्स हो जाते हैं। तो इस टाइप से यहां पर सोल्यूट के पार्टिकल्स के डिसॉल्व होने की कैपेबिलिटी, यानी कि सोल्यूट पार्टिकल कितनी ज्यादा देर तक घुल सकते हैं, इसको अपन बोल रहे हैं सोल्यूबिलिटी। और ये कौन कौन से फैक्टर पे अफेक्ट करेगी और ये कौन कौन से जो टाइप्स की आपके सिलेबस के अंदर दी हुई है, इन दोनों की बातें हमें यहां पर करनी है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड, मतलब सॉलिड यहां पर सोल्यूट है और यहां पर लिक्विड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो यहां पर सॉल्वेंट हो जाएगा। दूसरे टाइप की जो सोल्युबिलिटी हमें यहां पर देखनी है वो यहां पर होगी गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड। तो गैस इन अ लिक्विड, ये दोनों ही हेडिंग से आपको अपनी एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। एनसीईआरटी के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वहां पर आप देख सकते हैं यहां पर सॉलिड जो है वो सोल्यूट है, यहां पर गैस जो है वो सोल्यूट है और दोनों ही केस के अंदर यहां पर लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट स्टेट के अंदर दिया हुआ है। तो एक एक करके अपन फिनोमेना देखते हैं। तो पूरी साइंस की भी अगर मैं बात करूं तो 3 वेरिएबल कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वेरिएबल कंपोनेंट होता है यहां पर वॉल्यूम, दूसरा वेरिएबल कंपोनेंट होता है यहां पर टेम्परेचर और तीसरा वेरिएबल कंपोनेंट होता है प्रेशर। मतलब इन तीनों का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम एक सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेंगे, या फिर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूं तो यहां पर सॉलिड क्या हो जाएगा आपका, जैसे शुगर हो सकती है, चीनी हो सकती है, या फिर आपका क्या हो जाएगा सोल्ट हो सकता है। तो जब आप सोल्ट को घोलेंगे तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां पर जब हम पहले ही स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं कि वॉल्यूम जो है वो तो कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, मतलब इसकी तो बात हमें करनी ही नहीं है। तो ये बात तो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले से ही सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो फिक्स रख दिया है और अपन ये जानने वाले हैं कि सोल्यूट का कितना अमाउंट होगा। तो इसलिए मैं इसको तो हटा दे रहा हूं क्योंकि वॉल्यूम की बात यहां पर नहीं करने वाले। अच्छा, दूसरी बात, जब हम टेम्परेचर और प्रेशर की बात करेंगे तो सर इसमें कोई सा भी सॉलिड पार्टिकल्स किसी भी लिक्विड पार्टिकल के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा क्या, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये करने वाले हैं, जो दोनों ही केस के अंदर एक वेरिएबल, एक कॉमन फैक्टर होगा कि दोनों ही केस के अंदर वहां पर कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो यहां पर मैटर करेगा। तो इसके लिए अपन यहां पे बात करने वाले हैं कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट, क्या नेचर होनी चाहिए। क्लास 11th के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि नेचर जो होती है वो लाइक डिसॉल्व लाइक्स के हिसाब से घुलता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट। मतलब अगर सेम सेम नेचर के होंगे तो वो घुल जाएंगे, अपोजिट नेचर के होंगे तो नहीं घुलेंगे। नेचर के का मतलब क्या होगा सर, यहां पर आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, या पोलर सोल्यूट जो होंगे वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे और नॉन पोलर सोल्यूट जो होंगे वो नॉन पोलर सोल्यूट के अंदर डिसॉल्व होंगे। और इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कहूं तो ऑयल जो होता है वो पोलर नॉन पोलर होता है और वाटर जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है। तो ऑयल कभी भी पानी के अंदर नहीं घुलता है, या घी जो होता है वो पानी के अंदर नहीं घुलता है। तो ये एक दोनों ही फैक्टर्स के लिए यहां पर बात हो जाएगी कि नॉन नेचर जो होगी वो सोल्यूट पार्टिकल की डिपेंड करती है, चाहे वो गैस को पानी में घोलो या सॉलिड को पानी में घोलो। अब दूसरी बात आती है कि सर टेम्परेचर के लिए क्या करेंगे। तो यहां पर मैं पहला फैक्टर लिखने वाला हूं टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, आप खुद के कॉमन सेंस से सोचिए कि अगर मुझे सॉलिड पानी में घोलना है या शक्कर को पानी में घोलना है तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो शक्कर ज्यादा घुलेगी, या टेम्परेचर कम करूंगा तो शक्कर ज्यादा घुलेगी। सीधी सी बात है कि अपन यहां पर इस बीकर के अंदर देखेंगे
तो जैसे जैसे मान लेते हैं कि ये पानी के मॉलिक्यूल है और वाटर के मॉलिक्यूल को मैं थोड़ा थोड़ा पार्टिकल्स को थोड़ा थोड़ा दूर दूर बना रहा हूं। वो इसलिए भी दूर बना रहा हूं क्योंकि आप ये जानते हैं क्लास 9th से कि जैसे जैसे मैटर की 3 स्टेट होती है, तो मैटर की तीनों स्टेट में जो लिक्विड स्टेट होती है वहां पर इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वो सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा और गैसियस से थोड़ा सा कम होता है। मतलब जैसे जैसे मैं इसके अंदर यहां पर ये सोल्यूट के पार्टिकल को डिसॉल्व करूंगा और थोड़ी देर बाद अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल एनर्जी लेकर के और एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे तो इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ेगा और इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ेगा, इसका मतलब यहां और ज्यादा सोल्यूट घुलने की कैपेबिलिटी बढ़ सकती है। इसका मतलब टेम्परेचर को जैसे जैसे राइज करेंगे वैसे वैसे सोल्यूट पार्टिकल और ज्यादा घुलेगा। तो सीधे सीधे हम एक ही रिलेशन में ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी, मतलब तापमान का जो फैक्टर है, टेम्परेचर का जो फैक्टर है वो घुलनशीलता वाले फैक्टर से सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी और जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करेंगे वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा वाला फैक्टर देख लेते हैं अपन कि प्रेशर कैसे इंपैक्ट करता है सर। तो प्रेशर वाले इंपैक्ट में आप देखो कि शक्कर पानी में घुल रही है और आप प्रेशर लगा रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा? सॉलिड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? सॉलिड के ऊपर तो प्रेशर का वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि यहां पर प्रेशर का जो होगा वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए यहां पे अपन कहेंगे नो इफेक्ट। प्रेशर का इस वाले केस में व्हेन सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड, व्हेन सॉलिड पार्टिकल्स एज ए सोल्यूट, या सोल्यूट में जब सॉलिड के पार्टिकल होंगे तो वो लिक्विड के अंदर जब आप डिसॉल्व करेंगे और प्रेशर कितना भी मारो कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं वापस से सेकंड वाले केस की। सेकंड वाले केस में यहां पर अपन बात करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर की, और फर्स्ट केस है यह पे, और सेकंड वाले केस में बात करेंगे अपन प्रेशर की। तो टेम्परेचर को जैसे जैसे अपन बढ़ाते जाएंगे गैस खुलेगी या निकलेगी? कॉमन सेंस से बात सोचेंगे अपन तो टेम्परेचर, गैस का तो स्वभाव ही उड़ना होता है, उसका तो नेचर ही इवोपरेट होने का होता है। मतलब गैस को और ज्यादा टेम्परेचर दोगे आप तो गैस और ज्यादा एग्जॉस्ट होगी। इसका मतलब यहां पर जो टेम्परेचर है उसको अपने को कम करना पड़ेगा। तो यहां पर प्रोपोर्शनल नहीं लग करके और सोल्यूबिलिटी के साथ कौन सा रिलेशन हो जाएगा? सोल्यूबिलिटी वाला केस। तो यहां पर सोल्यूबिलिटी वाला ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये यहां पर फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। तो कुछ लोग बोलेंगे कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है लेकिन कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देंगे। तो ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं सोल्यूबिलिटी और ये टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगी। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जब आप सर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल के अंदर जो CO2 डिसॉल्व होती है तो उसको हम फ्रिज में क्यों रखते हैं? क्योंकि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम होता है, सोल्यूबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। सोल्यूबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। या फिर अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को गर्म करेंगे तो उसके अंदर से CO2 फटाफट बाहर निकल जाएगी, सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी, घुलनशीलता कम होती जाएगी। अब दूसरा वाला बात करते हैं प्रेशर की बात। प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर कैसे इंपैक्ट डालेगा? भाई गैस के ऊपर यहां पर मान लेते हैं कि ये कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं और ये गैस के पार्टिकल्स रेंडमली इसके ऊपर भी मूवमेंट कर रहे हैं, और इसी बीकर के ऊपर मान लेते हैं अपन कि मैं एक पिस्टन लगा दे रहा हूं। ये पिस्टन लगा दिया है और यहां पर ये पिस्टन लगा दिया, और जैसे जैसे मैं पिस्टन का प्रेशर, मतलब पिस्टन के ऊपर वेट बढ़ाता जाता हूं तो पिस्टन का प्रेशर बढ़ता जाएगा और ये गैस के मॉलिक्यूल किसके अंदर डिसॉल्व होते जाएंगे? लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होते जाएंगे। इसका मतलब यहां पर ये प्रेशर के साथ जो होगा सोल्यूबिलिटी का रिलेशंस वो कैसा होता जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता जाएगा। सोल्यूबिलिटी का रिलेशन प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये बात केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये बात एक बहुत बढ़िया अंकल जी ने कही है। उन अंकल जी का नाम क्या था? उन अंकल का नाम था हेनरी, और उन्होंने एक रूल दिया था, एक लॉ दिया था, हेनरी लॉ बोलते हैं इसको। हेनरी ने अपने लॉ के अंदर ये बात कही है कि प्रेशर को जैसे जैसे आप डिसॉल्व करेंगे सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, और वो किस फैक्टर में बढ़ेगी वो भी हेनरी भैया ने बताया है, हेनरी अंकल ने बताया है। तो हेनरी भैया ने अपना एक रूल दिया है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस। मतलब प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शंस ऑफ द गैस।
और इस बात में प्रोपोर्शनल का सिंबल जब हटाएंगे तो यहां पर लग जाएगा KH, और यहां पर ये है मोल फ्रैक्शंस ऑफ द गैस, ये मोल फ्रैक्शन का सिंबल है, और यहां पर इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब सर ये KH क्या बला है, तो KH को यहां पर बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, और ये जो हेनरी कांस्टेंट है ये किसी भी गैस के ऊपर डिपेंड करता है, पर्टिकुलर गैस के ऊपर डिपेंड करता है। हेनरी लॉ से कई बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है, कई बार तो स्टेट हेनरी लॉ करके एक सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। MCQ के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि KH क्या होता है, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच्छा, एक और बात देख लेते हैं अपन कि इस हेनरी लॉ की जो एप्लीकेशन है वो डेली लाइफ के अंदर कहां कहां काम में आती है। तो एक एक करके अपन एप्लीकेशंस देखते हैं। हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस में देख रहे हैं, ये लिखा है हमने एप्लीकेशन, एप्लीकेशन उपयोग कहां कहां हो रहा है हेनरी रूल्स का। तो पहला तो अपना यूज होता है सोडा वाटर के अंदर, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, सोडा वाटर के अंदर वहां पर CO2 डिसॉल्व होती है, तो जितना ज्यादा प्रेशर रखेंगे सोडा वाटर की बोतल के अंदर उतनी ज्यादा CO2 उसके अंदर डिसॉल्व होगी। सर वहां CO2 का क्या काम है, CO2 क्यों घुला रहे हैं? अरे भैया जो आप पी रहे हैं वो कार्बोनेटेड वाटर ही तो है, और कार्बोनेटेड वाटर कैसे बनेगा? पानी के साथ CO2 को आप कंबाइन करेंगे तो कार्बोनेटेड ड्रिंक बनेगी, और उसी कार्बोनेटेड वाटर के अंदर आप जब कोई फ्लेवर, कोई एसेंस मिला देते हैं तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स, अलग अलग टाइप की चीजें बन जाती हैं। तो ये सोडा वाटर हो जाएगा, वहां पे इसका यूज होता है हेनरी रूल का। और कहां यूज होता है, तो देखो समुद्र की गहराई से लेकर के पहाड़ की ऊंचाई तक हर जगह हेनरी रूल का उपयोग हो रहा है। देखो समुद्र की गहराई में ले चलते हैं हम आपको, स्कूबा डाइवर बोलते हैं उसको, स्कूबा डाइवर। स्कूबा डाइवर जो होते हैं वो पानी के अंदर जाते हैं, तो बहुत ज्यादा पानी के अंदर जाएंगे तो वहां पर जितना ज्यादा पानी का प्रेशर रहेगा एटमॉस्फेरिक गैसेस भी उतनी ही ज्यादा नीचे की तरफ डिसॉल्व होगी, नाइट्रोजन भी डिसॉल्व होगी, ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होगी, और भी बहुत सारी गैसेस डिसॉल्व होगी। अब वो सारी गैसेस उस स्कूबा डाइवर के ऊपर भी तो प्रेशर लगा रही है, बिल्कुल लगा रही है, और जब वो वहां पर प्रेशर लगा रही है तो सारी जो नाइट्रोजन गैसेस है या दूसरी गैसेस है वो गैसेस ब्लड के अंदर भी चली जाएगी, बॉडी के थ्रू या नोज के थ्रू। ब्लड के अंदर जब जैसे जाएगी, स्किन के थ्रू जाएगी, तो वहां पर तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही स्कूबा डाइवर एकदम से अगर बाहर आ गया है तो उसके एकदम से अगर बाहर आने पर वो सारा जो प्रेशर है वो एकदम से क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, और प्रेशर एकदम से डिक्रीज हुआ तो गैसों की सॉल्युबिलिटी जो ब्लड के अंदर बनी थी वो भी कम हो जाएगी, और वो जैसे ही कम होगी तो वहां पर ब्लड के अंदर गैसेस के बाहर निकलने के कारण ब्लड वेसल्स के अंदर बैंड बन जाते हैं। बैंड बनने का मतलब छोटे छोटे गैप बन जाते हैं, और उस गैप के कारण क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर ये बैंड्स बनने से कई बार डेथ भी हो जाती है। तो फिर स्कूबा डाइवर्स को ये सलाह दी जाती है कि आप हेनरी रूल को पढ़ के जाइए और धीरे धीरे पानी से बाहर आइए, ताकि धीरे धीरे वो पानी से बाहर आएंगे तो वहां पर प्रेशर भी धीरे धीरे कम होगा, सॉल्युबिलिटी भी धीरे धीरे कम होगी, और जब वो बाहर आएंगे तो सारी तरीके से वो गैसेस धीरे धीरे आराम से बाहर निकलेगी, तो बैंड नहीं बनेंगे। एक और कहां यूज होता है, तो अभी अभी मैंने कहा था कि पहाड़ों की ऊंचाइयों पर भी यूज होता है हेनरी रूल्स का। तो वहां पर जब बहुत हाई एल्टीट्यूड पर चले जाते हैं, पहाड़ों की ऊंचाइयों पे चले जाते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड पर गैसेस जो होती है वो कम होती है। अब गैसेस कम है, प्रेशर कम है, मतलब गैसेस जो ब्लड के अंदर डिसॉल्व होगी वो भी कम हो जाएगी, और ब्लड के अंदर अगर डिसोल्यूशन कम हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो वहां पर ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम फॉर्म में पहुंचेगी बॉडी के अंदर, तो ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन 15% चाहिए। ऐसी पूरी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग अमाउंट का ऑक्सीजन चाहिए। अब ब्रेन के अंदर अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वहां पर उन लोगों को सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, या वो प्रॉपर वे में थिंक नहीं कर पाते हैं। इस टाइप से, या जनरली आपने लाइफ में कभी भी ऐसा सपोज किया हो कि ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कम होगी तो आपको थकान हो जाती है, आपका बॉडी या आपका ब्रेन रिलैक्स वाली स्टेट को चाहता है, तो वहां पर एक प्रॉब्लम हो जाती है हाई एल्टीट्यूड पर कि एनोक्सिया बोलते हैं इसको। हाई एल्टीट्यूड पर एक एनोक्सिया नाम की बीमारी हो जाती है, जहां पर ऑक्सीजन बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कम पहुंच पाती है, जिससे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। तो इस टाइप से 2-3 एप्लीकेशंस आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दी हुई है।
इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास में हेनरी लॉ था। बाकी अपन ने देखा कि सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो क्या होता है, और गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है तो क्या होता है, दोनों के दो केस देखे। और नेचर ऑफ द सॉल्यूट जो है वो पोलर नॉन पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा, या फिर लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है। तो ये पूरी कहानी थी आज की क्लास में सॉल्युबिलिटी की। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा। एक बार आप इस पूरी फॉर्मेट को देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप इजीली कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शंस के द्वार आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तब तक लिए जय हिंद।